हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन कर लिया है। दो सदिशों के बीच में दो तरीके का गुना होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे कि दो सदिशों में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा पहले नोट कर लेते हैं। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। ए क्रॉस बी जो है वो एक सदिश राशि होता है। वेक्टर ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होता है। वेक्टर ए डॉट बी जो होता है था वो एक अदिश राशि होता था। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इसका डिस्कशन कर लिया था कि ए डॉट बी एक अदिश राशि होता है और ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होता है। अगर ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है तो इसका कुछ परिमाण होगा और कुछ दिशा होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है वो आपका थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो ए क्रॉस बी का हम लोग पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, परिमाण, और फिर इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए क्रॉस बी, वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो क्या होता है, परिमाण, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा ये जरा देख लेते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस बी की दिशा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो एक खास रूल के तहत निकाला जाता है और उस रूल को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो इस नियम के तहत अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो आपको राइट हैंड, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको आपको वेक्टर ए की तरफ रखना होगा। देखिए यहाँ राइट हैंड, दाहिने हाथ की जो उंगली है उसको वेक्टर ए की तरफ रखना होगा और इसको वेक्टर बी की तरफ घुमाना होगा, ऐसे कर्ल करना होगा। तो वेक्टर ए की तरफ उंगली को रख करके और वेक्टर बी की तरफ अगर हम लोग घुमाएंगे ऐसे, तो जो हमारा थंब है, ये जो अंगूठा है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो बताइए कि इस फिगर के हिसाब से जो वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, तो वो इस तरीके से आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है इस मार्कर के अलोंग। तो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, तो वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है और ये आउटवर्ड की ओर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं।
इसको नोट करिए पहले। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, और दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है ए क्रॉस बी का। तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं उनको रखेंगे हम लोग वेक्टर ए के तरफ ऐसे, और उसको कर्ल करेंगे, उसको घुमाएंगे वेक्टर बी के तरफ। तो इस तरह से जो हमारा थंब है, अंगूठा है, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो इसको जरा नोट कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार ए क्रॉस बी की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की अंगुलियों को वेक्टर ए के तरफ रखकर वेक्टर बी के तरफ घुमाया जाता है। इस प्रकार दाहिने हाथ का अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा देता है। तो इस फिगर के हिसाब से ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो समतल है उस समतल के लंबवत होगा और बाहर की ओर होगा। अगर हम लोगों से कोई ये पूछे कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालिए, तो इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं उसको हम लोग रखेंगे वेक्टर बी के तरफ और उसको घुमाएंगे वेक्टर ए के तरफ। तो ये देखिए, इसको ऐसे घुमाएंगे। दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं उनको हम लोग रखेंगे वेक्टर बी के तरफ। अगर हम लोगों को बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है तो दाहिने हाथ की उंगलियों को हम लोग रखेंगे वेक्टर बी के तरफ और कर्ल करेंगे वेक्टर ए के तरफ। तो जो हमारा थंब है इस फिगर के हिसाब से, अंगूठा वो कहाँ जा रहा है, वो इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन अंदर की ओर। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो किधर जाएगा, अंदर की ओर, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर जाएगा, बाहर की ओर। इसको नोट करिए। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नोट करते हैं। पहला पॉइंट कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो एक ऐसा सदिश होता है जो वेक्टर ए पर भी लंबवत होता है और वेक्टर बी पर भी लंबवत होता है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इस तरीके का होता है। तो ये जो सदिश है वो वेक्टर ए पर भी लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए कभी कभी हम लोगों से ऐसा सवाल पूछता है कि सदिश ए दे दिया और सदिश बी दे दिया, और आपसे पूछेगा कि एक ऐसा सदिश निकालें जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो आपसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है, या बी क्रॉस ए भी हो सकता है, क्योंकि बी क्रॉस ए भी एक ऐसा सदिश होगा जो ए और बी दोनों पर लंबवत होता है। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए एक ऐसा सदिश होता है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। तो आगे कभी भी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया और अगर ये पूछेगा कि एक ऐसा सदिश निकाले जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है,
तो इनडायरेक्टली वो या तो आपसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है या बी क्रॉस ए पूछ रहा है। तो आप ए क्रॉस बी निकाल करके उसमें माइनस लगा दीजिएगा तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस कर दीजिएगा तो दोनों आ जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। सेकेंड, ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर ए क्रॉस बी, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के समतल पर भी लंबवत होता है। यही ना वेक्टर ए और वेक्टर बी का समतल था, तो इस समतल पर ये लंबवत है। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछता है कि एक ऐसा सदिश निकालें जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समतल पर लंबवत है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी। तो इस पॉइंट को भी जरा नोट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए एक ऐसा सदिश होता है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समतल पर लंब होता है। तो आगे कभी भी सवाल बनाने के क्रम में अगर आपसे ये पूछा कि ए क्रॉस बी ए और बी अगर दे दिया और आपसे ये पूछा कि एक ऐसा सदिश निकालें जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समतल पर लंबवत है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो अगर पॉजिटिव आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। अभी हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन होता था। तो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होगा। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये देखते थे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था। ए डॉट बी और बी डॉट ए का वैल्यू बराबर होता था, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बाहर की ओर होगा तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। दोनों वेक्टर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि I क्रॉस J का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। I क्रॉस J का वैल्यू क्या होता है। तो I जो है वो कैसा वेक्टर है, I एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। और J कैसा वेक्टर है, J एक ऐसा वेक्टर है जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। ये I का डायरेक्शन है, ये J का डायरेक्शन है। हम लोगों को निकालना है I क्रॉस J। तो I क्रॉस J कैसे निकलेगा, तो इसका डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो I की तरफ आप राइट हैंड की उंगलियों को रखें और J की तरफ इसको कर्ल करें। तो I की तरफ अगर उंगलियों को रखेंगे और J की तरफ कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन जो आपका आ गया, ये किस डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव आउटवर्ड। तो ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। और पॉजिटिव जेड एक्सिस को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो I क्रॉस J का वैल्यू क्या हो गया, वो के कैप के बराबर हो गया। अगर कोई ये पूछे कि J क्रॉस I का वैल्यू बताइए, तो आप J के तरफ y एक्सिस की तरफ उंगलियों को रखेंगे और x एक्सिस की तरफ कर्ल करेंगे, तो ये अंदर की ओर चला गया। तो ये निगेटिव वाला जो डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। तो J क्रॉस I बराबर हो गया माइनस के। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि I क्रॉस K का वैल्यू निकालिए, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K का वैल्यू निकालने के लिए आपको राइट हैंड का जो उंगलियां हैं, फिंगर्स, उनको रखना पड़ेगा आपको I की तरफ और कर्ल करना पड़ेगा K की तरफ। तो ये देखिए, ये I है और K किधर है, K ऐसे है। तो राइट हैंड की उंगलियों को आपको I की तरफ रखना है और K की तरफ कर्ल करना है। तो अगर आप ऐसे कर्ल करेंगे, ये देखिए, ये I का डायरेक्शन है और ये K का डायरेक्शन, ऐसे समझिए इसको। ये वाला डायरेक्शन जो है वो I का है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस का। तो अगर I की तरफ उंगलियों को रख करके और जेड K की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आएगा, तो थंब का डायरेक्शन आएगा निगेटिव वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन आपका है माइनस J। तो I क्रॉस K का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस J। इसको पलट देंगे अगर, K क्रॉस I,
तो k क्रॉस i का वैल्यू अगर निकालना है तो राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको k की तरफ रखना होगा। देखिए राइट हैंड के फिंगर्स को हम लोग k की तरफ ऐसे रखे हैं और k की तरफ रख करके और अगर i की तरफ हम लोग कर्ल करते हैं तो k क्रॉस i का जो डायरेक्शन है वो j की तरफ जाता है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो ये थोड़ा पेचीदा प्रोसेस हो जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया गया कि एक सर्किल ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर हो गया I J K, और अगर आप एरो के अलोंग मूव करेंगे, एरो के अलोंग घूमेंगे तो जो उसका डायरेक्शन होगा, जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे I क्रॉस J, तो I क्रॉस J में आप जा रहे हैं तो I क्रॉस J वो एरो के अलोंग जा रहे हैं तो I क्रॉस K का वैल्यू कितना होगा, I क्रॉस J का वैल्यू कितना होगा K, I क्रॉस J इक्वल टू K। लेकिन अगर आप J क्रॉस I में जा रहे हैं, J क्रॉस I ऐसे, तो ये एरो के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो अगर इस तीर के अपोजिट जाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस के, तो J क्रॉस I इक्वल टू माइनस के। I क्रॉस K, तो I क्रॉस K देखिए, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K में अगर आप जा रहे हैं तो ये तीर के विपरीत जा रहे हैं, एरो के अपोजिट, तो इसके लिए आपको माइनस J लगाना होगा, माइनस J है। लेकिन K क्रॉस I है तो K क्रॉस I का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप आगे कभी भी अगर इस तरह का वैल्यू आपको निकालना होगा तो आप इस प्रोसेस से नहीं निकालिएगा, इस ट्रिक के सहायता से निकालिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी निकाल लेंगे। इसी तरीके से J क्रॉस K, तो J क्रॉस K देखिए, J क्रॉस K का वैल्यू इसी ट्रिक से निकालते हैं। तो J क्रॉस K, तो ये एरो के लॉन्ग जा रहा है, तो एरो के लॉन्ग जा रहा है तो I हो जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन अगर K क्रॉस J का वैल्यू निकालना होगा तो K क्रॉस J में एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो ये माइनस I हो जाएगा। तो प्रोसेस आप दोनों समझिए, ये राइट हैंड वाला जो प्रोसेस है ये भी समझिए और ये ट्रिक वाला जो प्रोसेस है ये भी समझिए। इससे सवाल जल्दी बन जाएगा, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये वैल्यू ऐसे आया तो कैसे आया। तो आपको दोनों चीज जानना है, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि वेक्टर A क्रॉस A का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस A, ये कैसे निकलेगा। तो A क्रॉस B के मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो उस हिसाब से A क्रॉस A के मॉड का क्या फॉर्मूला होगा, मॉड A, और B का काम भी यहाँ A ही कर रहा है तो मॉड A साइन। और थीटा क्या होता था A क्रॉस B में, थीटा क्या होता था, तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ वेक्टर A और वेक्टर A, क्योंकि B का काम भी वेक्टर A ही कर रहा है, तो वेक्टर A और वेक्टर A के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार B क्रॉस B का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I क्रॉस I का वैल्यू भी 0, J क्रॉस J का वैल्यू भी 0, K क्रॉस K का वैल्यू भी 0। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी दो वेक्टर A क्रॉस B का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। वेक्टर A और वेक्टर B अगर दिया हुआ है तो A क्रॉस B का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको पहले नोट करिए। तो A क्रॉस B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के हेल्प से ही A क्रॉस B का वैल्यू निकाला जाता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। वैसे तो डिटर्मिनेंट का एक अलग से टॉपिक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, तो जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिटर्मिनेंट का वही कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमारा यहाँ इस टॉपिक में यूज हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोग फिलहाल डिटर्मिनेंट के इसी कॉन्सेप्ट पे केंद्रित करते हैं। तो मान लेते हैं कि A B C D ये 4 संख्याएं हैं, A B C D। तो इन चारों संख्याओं को अगर हम लोग इस तरीके से
लिख दें तो यही कहलाता है डिटर्मिनांट। या ऐसा करिए, पहले आप हेडिंग में डिटर्मिनांट लिख लीजिए। डिटर्मिनांट सारणिक, हिंदी में इसको सारणिक बोला जाता है। तो ए बी सी डी, 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी। तो चारों संख्याओं को अगर हम लोग इस रूप में ब्रैकेट कर दिए तो ये जो लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और ये जो लाइन होता है वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो बताइए कि इसमें रो कितना है? रो का संख्या है 2 और कॉलम का संख्या कितना है? ये भी 2 है। तो डिटर्मिनांट का रो और कॉलम दोनों का संख्या बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनांट है इसका रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय कोटि का डिटर्मिनांट। तो को द्वितीय कोटि क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर मतलब कोटि 2 है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। द्वितीय कोटि का सारणिक कहा जाता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो बताइए कि इसमें रो का संख्या कितना है? ये आपका हो गया रो, तो रो का संख्या कितना है? 3। और ये आपका हो गया कॉलम, तो कॉलम का संख्या यहाँ कितना है? 3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग तृतीय कोटि का डिटर्मिनेंट कहेंगे। को तृतीय कोटि का सारणिक कहा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसको नोट करिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, वो पॉइंट भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। सारणिक के रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान होती है। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित मान होता है। एक निश्चित मान होता है। जितना भी डिटर्मिनेंट होता है वो प्रत्येक डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए बी सी डी 2/2 का डिटर्मिनेंट है द्वितीय कोटि का, तो इसका मान कैसे निकलता है? तो ए को डी से गुना करेंगे, ए गुने डी, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाइड बाई डी, फिर एक माइनस का साइन लगाते हैं, और b मल्टीप्लाई होता है c से, b इंटू सी। इसको याद रखने का तरीका, ये पहले होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस का साइन लगा करके इधर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि लिखा हुआ 1 2 3 - 4, और इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 1 - 4 से, तो 1 इंटू -4, फिर एक माइनस का साइन लगेगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये कितना आ गया? तो -4 - 6 -10। देखिए, तो इस डिटर्मिनेंट का एक निश्चित मान आ गया -10। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यू निकलता है ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको नोट करिए।
तो अब हम लोग 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ABCDEFGHI मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 का है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो यहाँ नंबर है A, इसको ज्यों का त्यों छोड़िए और इनटू A जिस रो और जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो A जो है वो इस रो और इस कॉलम में है, तो A जिस रो और जिस कॉलम में है उसको भूल जाइएगा तो क्या बचेगा? इसको अगर हम भूल गए तो क्या बचा? EFHI जो बचा उसको उसी क्रम में लिख दीजिए। तो A को हम लोग लिख दिए। अब आप चाहें तो इधर से चल सकते हैं, अगला जो है नंबर वो D को ले सकते हैं, या आप इधर से चल सकते हैं, अगला नंबर B को ले सकते हैं, दोनों से वैल्यू समान आता है। तो अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो शुरू में जो A को हम लोग यहाँ लिखे थे तो इसका साइन कैसा लिए थे? प्लस। तो अगला बार जब हम इसको उतारेंगे तो एक माइनस साइन लगा के उतारेंगे, तो -B इनटू, अब B जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो B जो है वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? DFGI। तो ये आपका हो गया DFGI प्लस, शुरू में इसको जो करता उतारे थे, फिर माइनस लगा के उतारे थे, फिर प्लस लगा करके और इसको उतारेंगे C इनटू, और ये C जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? DE, ये C जिस रो जिस कॉलम में भूल जाएंगे तो DEGH इस तरीके का आ गया A इनटू, अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट का क्या तरीका है? E को मल्टीप्लाई करिए I से EI, माइनस H को मल्टीप्लाई करिए F से HF, माइनस B, D को मल्टीप्लाई करिएगा I से DI माइनस GF, प्लस C को जो करते हैं छोड़ेंगे, D को मल्टीप्लाई करेंगे H से DH माइनस EG। तो ये तरीका है 3/3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि A क्रॉस B का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यदि वेक्टर A बराबर A1I प्लस A2J प्लस A3K और वेक्टर B बराबर है B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो A क्रॉस B का जो वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है? वेक्टर A दिया हुआ रहेगा, वेक्टर B दिया हुआ रहेगा। वेक्टर A जो है वो IJK के रूप में है और वेक्टर B भी IJK के रूप में है। तो A क्रॉस B का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं IJK। अब पहले A है तो A का कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे। तो A का कोएफिशिएंट कौन है? A1 A2 A3। तो A1 A2 A3, उसके बाद B बाद में है तो B वाला कोएफिशिएंट बाद में लिखा जाएगा, B1 B2 B3। अब इस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू होगा वो A क्रॉस B का वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लोग I को लिखते हैं और I जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाते हैं, तो क्या बचा? A2 A3 B2 B3। इसके बाद फिर माइनस J, साइन चेंज कर देते हैं, पहले प्लस I था तो फिर माइनस J होगा, और J जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो A1 A3 B1 B3 प्लस K, अब K जो है वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो A2 मल्टीप्लाई होगा B3 से, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J, A1 मल्टीप्लाई होगा B3 से, तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K, और A1 मल्टीप्लाई होगा B2 से, तो A1 B2 माइनस B1 A2। तो इस तरीके से हम लोगों का A क्रॉस B का वैल्यू आ जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए,
तो अब जो हमारा अगला थ्योरी है वो है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा यदि इसकी आसन्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी के अलोंग है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी आसन्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी डी। तो इस समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न भुजाएं हैं मतलब जो लगातार भुजाएं हैं, ये एक भुजा है वेक्टर ए और दूसरा भुजा है वेक्टर बी। तो एक भुजा मान लेते हैं ए बी, ये हो गया वेक्टर ए। तो इसके बाद वाला जो इसका लगातार भुजा है वो बी सी हो जाएगा। तो बी सी बराबर वेक्टर बी हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी और इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी सी और वेक्टर ए डी। तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी, क्योंकि BC का जो लेंथ होगा वही AD का लेंथ होगा और BC का जो डायरेक्शन होगा वही AD का डायरेक्शन होगा। अब इस समांतर चतुर्भुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए कि ये AD जो वेक्टर है ये वेक्टर B के अलोंग है। तो अब यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है फिगर के हिसाब से वो यही एंगल होगा और इस एंगल को हम लोग मान लिए थीटा। इसको लिख लेते हैं। माना वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कोण थीटा है। तो अब यहां से इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब खींचते हैं, नाम इसका दे दिए E, DE। तो अब आप ये बताइए कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, तो ADE जो त्रिभुज है इसमें साइन थीटा का वैल्यू अगर आप लगाइएगा तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा? साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का काम कर रहा है DE और H का काम कर रहा है AD। तो इज इक्वल टू हो जाएगा DE/AD। DE को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और AD जो आपका है, AD का लंबाई वो वेक्टर B का मॉड होगा, मैग्नीट्यूड। तो AD के जगह पर वेक्टर B का मॉड कर दिए। तो यहां से DE इज इक्वल टू, ये मॉड भी उधर जाएगा तो मॉड बी साइन थीटा। इसका मतलब कि D बराबर हो गया मॉड बी साइन थीटा। मतलब जहां कहीं भी मॉड बी साइन थीटा दिखाई देगा उसके जगह पर हम लोग रख देंगे DE। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। अब आप ये बताइए कि A क्रॉस B के मॉड का क्या फॉर्मूला होता है? तो मॉड A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो A क्रॉस B के मॉड इज इक्वल टू, बताइए मॉड बी साइन थीटा, यहां से देखिए मॉड बी साइन थीटा की जगह पर D, तो मॉड A को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और इनटू ये जो मॉड बी साइन थीटा है इसके जगह पर D रख देते हैं। ये कहां से आया? तो समीकरण 1 से। अब अगला स्टेप में D बराबर क्या हो जाएगा? तो मॉड A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड A। इसको नोट करिए पहले, या ऐसा करते हैं इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान करके छोड़ देते हैं यहीं पे। इसको नोट करिए।
चलिए तो अब यहां से इस फिगर के हिसाब से ये जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का काम कौन कर रहा है? AB, और गुने ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? DE। तो AB गुना DE होगा। अब आप ये बताइए कि AB जो है वो क्या है? तो वेक्टर A का मॉड है, तो ये हो जाएगा मॉड A, और D का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यहां से DE, या ऐसा करते हैं इसको DE को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, AB की जगह पर मॉड A और DE को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और समीकरण 2 से देखिए मॉड A इंटू D, तो मॉड A इंटू D बराबर समीकरण 2 से क्या है? मॉड A क्रॉस B। तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या आ जाएगा? मॉड A DE, और मॉड A DE का वैल्यू समीकरण 2 से ये A क्रॉस B का मॉड कहां से आया? समीकरण 2 से। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B के लॉन्ग है, तो उसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A क्रॉस B का मॉड। A क्रॉस B निकाल करके मॉड लगा देंगे तो वो डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको नोट करिए। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी दो भुजाएं वेक्टर A तथा वेक्टर B हैं। तो हम लोगों को एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाओं के एलॉन्ग सदिश दिया हुआ है वेक्टर A और वेक्टर B। तो आइए जरा देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये मान लेते हैं वेक्टर A एक त्रिभुज है ABC। तो एक भुजा जो है वो वेक्टर A है और दूसरा भुजा वेक्टर B है। और अब इस त्रिभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं, इसकी तीन भुजाएं हैं, लेकिन सदिश जो है वो किसी दो ही भुजा के अलोंग दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा के अलोंग सदिश नहीं रहेगा। तो दो भुजा के अलोंग अगर सदिश रहेगा तो उससे भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक भुजा है वेक्टर A और दूसरा भुजा है वेक्टर B। तो आप ये बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे समांतर चतुर्भुज वाला डिराइव किए थे, जस्ट उसी तरीके से डिराइव करेंगे। तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, D आ गया। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कुछ कोण होगा, इस कोण को हम लोग थीटा मान लिए। इसको लिख लेते हैं, माना वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कोण थीटा है। अब आप ये बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का काम करेगा BC, लेकिन ऊंचाई कौन हो जाएगा? AD। तो हम लोगों को AD का लंबाई चाहिए। तो AD का लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज ABD से चलेंगे। ABD यहां से बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का काम कर रहा है AD डिवाइडेड बाई H का काम कर रहा है AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई, और AB का जो लंबाई है, यहां से देखिए AB का जो लंबाई है वो वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मॉड वेक्टर B हो जाएगा।
यहाँ से मॉड वेक्टर बी को इधर मल्टीप्लाई करिए तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। अब आइए ए क्रॉस बी के मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही होता है ना। तो मॉड बी साइन थीटा की जगह पर यहां से आइए मॉड बी साइन थीटा की जगह पर क्या होगा ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर मॉड ए को छोड़ देते हैं और मॉड बी साइन थीटा की जगह पर यहां से लिख देंगे ए डी। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये कहां से आया, तो समीकरण 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए इंटू ए डी। अब आइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार, आधार का काम कौन कर रहा है बीसी, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है एडी। तो एरिया बराबर हो गया 1/2। और बताइए बीसी का जो लंबाई है वो मॉड ए के बराबर हो जाएगा, मॉड ए और इंटू एडी। अब आइए समीकरण 2 से मॉड ए इंटू एडी बराबर क्या है मॉड ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब कि एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मॉड, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। ये कहां से आया, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से यहां से देखिए मॉड ए इंटू ए डी, तो मॉड ए इंटू ए डी यहां भी है और मॉड ए इंटू ए डी बराबर हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी यहां से फॉर्मूला बन गया कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एलॉन्ग अगर सदिश दिया हुआ है, एक को वेक्टर ए मानिएगा दूसरे को वेक्टर बी मानिएगा, और अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग अब ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया बराबर 1/2 इंटू मॉड ए क्रॉस बी। मतलब पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे फिर उसका मॉड निकालेंगे और 1/2 से इंटू मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की विकर्ण के एलॉन्ग, समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल है उसके विकर्ण के एलॉन्ग अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अभी तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा कि अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, आसन भुजाओं के एलॉन्ग अगर सदिश दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी। लेकिन अगर भुजा न देकर विकर्ण दे दिया तो क्या करेंगे, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके विकर्ण D1 तथा D2 हैं। इसका मतलब कि हम लोगों को वैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण दिया हुआ है। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD, तो इसका एक विकर्ण है AC, इस विकर्ण को मान लेते हैं D1 और दूसरा विकर्ण है DB और DB को मान लेते हैं D2। माना AC वेक्टर बराबर D1 और DB वेक्टर बराबर D2। आप यहाँ पर BD वेक्टर बराबर भी D2 मान सकते हैं, वैसा कोई बाध्यता नहीं है कि DB ही बराबर हम लोगों को D2 लेना है। इसके क्रम को बदल करके जो हम लोग AC बराबर D1 लिए हैं CA बराबर भी D1 ले सकते हैं, क्योंकि CA भी तो उसका विकर्ण ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग AC बराबर D1 और DB बराबर D2 मान लिए। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2। तो D1 क्रॉस D2 का मॉड निकाल करके 1/2 इंटू मॉड D1 क्रॉस D2।
d1 क्रॉस d2 के मॉड निकाल करके और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर भुजा के लॉन्ग दिया हुआ है, असंख्य भुजाओं के लॉन्ग दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग a क्रॉस b का मॉड लगा देंगे। इसको नोट करिए। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि तीन सदिश के समतलीय होने का क्या शर्त है। ये जो कॉन्सेप्ट है तीन सदिश के कोप्लेनर का, 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर का, समतलीय का, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खासकर एनडीए या जी मेंस या जी एडवांस, इन सारे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से जरूर सवाल रहता है। तो आप इसको VBI कर सकते हैं। तीन सदिश के समतलीय होने की शर्त। समतलीय का क्या मतलब है कि तीनों सदिश जो है वो एक ही समतल में हो। जैसे अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है यहाँ वेक्टर A, दूसरा वेक्टर है यहाँ वेक्टर B और तीसरा वेक्टर है ऐसे वेक्टर C, तो यहाँ जो तीनों वेक्टर है A, B और C, ये तीनों वेक्टर एक ही समतल में हो गया, तो ये समतलीय कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर A है ये और ये वेक्टर B है, और वेक्टर C अगर इस तरीके से रहे तो ये समतल में नहीं है, ये बाहर निकल गया, तो इस केस में तीनों सदिश समतलीय नहीं होगा। तो हम लोगों को समतलीय होने का शर्त निकालना है। तो यदि वेक्टर A बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर B बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, वेक्टर C बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3k, तीन समतलीय सदिश हैं। तीन समतलीय सदिश है, मतलब तीनों सदिश जो है वो एक ही समतल में है। तो कंडीशन इसका ये होता है कि एक डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं और उस डिटर्मिनेंट में a b c को लिखते हैं। मतलब पहले a का जो कोफिशिएंट है i j का k का वो लिखाएगा, तो a1 a2 a3, फिर b का b1 b2 b3, फिर c का c1 c2 c3। और इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो तीनों सदिश क्या होगा, समतलीय होगा। तो तीनों सदिश का समतलीय होने का यही शर्त है कि पहले वेक्टर A के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, फिर वेक्टर B के और फिर वेक्टर C के, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो तीनों सदिश जो है वो समतलीय होगा। अब इसमें करता क्या है एग्जाम में कि वो क्या करेगा कि a1 a2 a3 इसका वैल्यू दे देगा। मान लीजिए यहाँ 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहाँ 4 दे देगा, 2 3 कुछ दे दिया, यहाँ भी कुछ दे देगा, 6 1 कुछ भी, और एक को यहाँ पर अज्ञात कर देगा। यहाँ C3 की जगह पर लेमडा दे देगा और बोलेगा कि लेमडा का वैल्यू निकालिए ताकि ये तीनों सदिश जो है वो समतलीय है। और उसमें लेमडा का वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा कि इसमें जो भी वैल्यू है वो सब लिख दीजिएगा, यहाँ लेमडा रहेगा, बाकी ये सब कुछ अंक में दिया हुआ रहेगा। और इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे कुछ एग्जांपल आपको समझा दूंगा ताकि एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 10.4 बन जाएगा। तो अभी आप क्या करिएगा कि इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगला जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में वो इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।